Okay, in this video, we're going to discuss about another topic of moles. Moles hasn't ended yet. It has like 2 to 3 very small topics which you guys have to know about, and they're just not part of moles. But they're also going to be other questions. Like in P3, you can get a question like a mixed up question, and then you can also get a question on a limiting reactant, right? Or you can get a question on percentage purity, or you can get a question on percentage composition by mass. So they're not gonna always come with the topic of moles, but the point of telling this is कि ये आते मोल्स के टॉपिक के अंदर ही हैं, उसके अंदर ही इनको कराया जाता है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस मोल्स के साथ ही आएंगे, बट मोल्स के अलावा भी आ सकते हैं, तो दैट्स माई पॉइंट ऑफ टेलिंग. अच्छा, उसके बाद इसमें एक सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है. एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, आई एम गोना से कि ये इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है. अभी हम ये मैं आपको कोई एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, या क्वेश्चन आई विल एक्चुअली सॉल्व इट, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये 5 रुपये का क्वेश्चन है, राइट. आई थिंक 2015 पेपर 1 और 2, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसका ये क्वेश्चन है. तो आई एम गोना ये क्वेश्चन बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने को कह रहा है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अब जो आते हैं पेपर्स, उसमें वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको बता देता है. लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं, देन आई गो फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट देना है, इसमें इतना ज़्यादा है भी नहीं सीखने को, ठीक है, बस बेसिक बेसिक का सीखने को है भी नहीं. अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली होता ही है कि देखो आपने you have a jar of a reaction mixture, ठीक है. अब आपके पास ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है. आपके अंदर आपके पास यहाँ पे आपने इसके अंदर ओके, सो लेट्स से ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, HCl, ठीक है. और आपने इसके अंदर एक और चीज़ डाली हुई है, ये रेड वाली जो चीज़ है, दैट इज़ H. Okay, so you can say NaOH, right? NaOH, right? अच्छा, अब ये दो चीज़ें इस जार के अंदर पड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे. प्रोडक्ट्स वगैरह लिखने में लिख के दिखा देता हूँ. सो यह हैव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH, तो तो क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, तो रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना देंगी, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है. भाई आप इसको बैलेंस देख लेंगे, आई थिंक बैलेंस्ड ही है, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड ही, कोई है ना ये इसका बैलेंस करना, बैलेंस्ड मतलब बैलेंसिंग का इशू नहीं है, सॉलिड बन जाएगा और लिक्विड आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखें कि ऑब्वियसली HCl और NaOH में से आपको कोई एक चीज़ तो एक्सेस में डालनी पड़ेगी. देखो, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि यार नहीं, दोनों चीज़ें सेम नंबर ऑफ मोल्स डाल दो दोनों चीज़ों के, ठीक है. तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, वो भी कर सकते हो, बट इन मोस्ट केसेस हम जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हम ये करते हैं कि हम एक चीज़ लिमिटिंग रखते हैं, दूसरी चीज़ एक्सेस में पोर करते जाते हैं, अनलेस मेरा रिएक्शन अब और नहीं हो रहा, ठीक है. दैट मीन्स कि यार जो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट था ना, वो अब ख़त्म हो गया है. अब लिमिटिंग क्यों रखते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मोनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. देखो, अगर मैं दोनों सेम रखूँगा, सो द थिंग हेयर इज़, इस रिएक्टेंट में आपके पास ये सॉलिड बन रहा है, ठीक है. तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई वांट टू पिक मोर ब्राइटर कलर्स. तो देखो, ये दोनों रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका नीचे सॉलिड बन गया NaCl का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये NaCl का सॉलिड बन गया. अब अब पहले तो मुझे ये बताएं कि अच्छा, सबसे पहले आपने ये इसमें ये देखना है कि देखो, अब जब आप इस रिएक्शन को कर रहे होगे ना, तो आपको एक चीज़ नीचे दिखती जाएगी कि आपका सॉलिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ योर रिएक्शन प्रोग्रेस. अब दे विल कम अ टाइम, अब देखो, अगर मैं एक लिमिटिंग फर्स्ट करो, मैं HCl इसमें से लिमिटिंग रख लेता हूँ, मतलब मैंने HCl एक नोन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी HCl की डाल दी है पहले से इस जार के अंदर, मुझे पता है यार मैंने 4 मोल HCl डाल दिया. अच्छा, अब मैं ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता NaOH पोर करता जा रहा हूँ इस जार के अंदर. दे विल कम, अब सॉलिड फॉर्म होता चला जाएगा, दे विल कम अ टाइम व्हेन नो मोर सॉलिड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, एंड एट दैट पॉइंट आप ये कहोगे कि यार इस जार के अंदर एक्सेस में NaOH है, ठीक है, और जो आपका HCl है ना, वो लिमिटिंग हो गया है. क्यों?
क्योंकि HCl लिमिटिंग इसलिए क्योंकि HCl आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट कर रहा है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनना बंद हो गई है बिकॉज NaCl बंद हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है एक को you will write it as लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैंने ये इसको सॉलिड इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दे सकूं। आप बेसिकली आप इसको एक्वस में ही लिखोगे, बट मैंने सॉलिड जैसे ये होता नहीं है सॉलिड, बट अब मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि यार ये ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूं कि आप रिएक्शन प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करोगे। इस रिएक्शन की प्रोग्रेस मॉनिटर करना आसान काम नहीं है, क्योंकि NaCl अगेन एक कलरलेस लिक्विड होगा, ये दोनों भी कलरलेस हैं, तो आप इतनी आराम से उसको नहीं मॉनिटर कर सकते अनलेस कुछ सॉलिड नहीं बन रहा या कुछ और चीज़ नहीं बन रही। तो इसलिए मैंने NaCl को फॉर द टाइम बिंग सॉलिड लिख दिया था, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि फॉर द रिएक्शन जिसमें आप आंख अपने आईज से मॉनिटर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, इन दैट केस आप ये देखते हो कि अच्छा अब अगर रिएक्शन होना बंद हो गया, नो मोर सॉलिड इज बीइंग फॉर्म्ड, दैट मीन्स कि मेरा HCl ख़त्म हो गया है। और उसके लिए मैंने कितने मोल्स NaOH का यूज़ किए हैं वहाँ से मैं देख लेता हूँ। अब द पॉइंट हेयर इज़ कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि यार हमें ये रिएक्शन का प्रोग्रेस एक तो पता चल जाए और रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। अब मैंने कहा कि HCl इस केस में लिमिटिंग है, मतलब HCl की नोन अमाउंट मैंने डाल दी है और अब मैं NaOH पोर करी जा रहा हूँ एक्सेस के अंदर, अनलेस मेरा आगे और आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों, एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि अब आप जब लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ करेंगे ना, उसका एक फ़ायदा ये हो जाएगा। सो नंबर वन, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या फ़ायदा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का फ़ायदा ये है टू ऑब्जर्व बेटर। अब देखें, इसको आप उल्टा करके लिख दें, दिस इज़ नॉट एन इंग्लिश क्लास, ठीक है। सो बेटर ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एक ये पॉइंट वायबल है, हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने अगर प्रोडक्ट के मोल्स की कैलकुलेशन करनी है, उनके मास की कैलकुलेशन करनी है, उनका कंसंट्रेशन निकालना है, उनका वॉल्यूम निकालना है, एवरीथिंग यू वुड बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये सारे पॉइंट किस वजह से हैं? ये सारे पॉइंट हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। तो आप एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ क्यों करते हैं और हम दोनों को इक्वल अमाउंट्स में क्यों नहीं डालते, ठीक है। तो वाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके ये दो पॉइंट्स है कि एक तो आप प्रोग्रेसिव रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिहाज से, और दूसरा आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं उनकी जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं उनके मास की, कंसंट्रेशन की, वॉल्यूम की, बाय यूजिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कि ऑलवेज यूज़ दी लिमिटिंग। अब मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को ना LR लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका छोटा सिंबल लिख देता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे होगा। सो ऑलवेज यूज़ दी लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर मोल कैलकुलेशंस। अब इसको मैं मोलर लिख सकता था, बट आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है। तो मोल कैलकुलेशंस, तो जब भी आप कोई मोल की कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था और उसमें मैंने आपको एक पार्ट मतलब मैं उसको पहले लिख रहा था, देन आई जस्ट इरेज्ड इट। तो मैंने उसमें कहा कि आई वांट यू गाइस टू बी कंफ्यूज्ड इन लिमिटिंग रिएक्टेंट उस वीडियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें दो रिएक्टेंट है। अब आप इस अगर रिएक्शन को देखें जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है HCl प्लस NaOH, इसके अंदर मेरे पास ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स है ना मेरे पास। अब इसके अंदर से ऑब्वियसली अगर मैंने प्रोडक्ट निकालना है, मेरे पास प्रोडक्ट NaCl भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है, तो इसके अंदर देखो या तो मैं इसके मोल यूज़ करूँगा HCl के, या मैं NaOH के यूज़ करूँगा टू फाइंड दी अमाउंट्स जो भी मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सो द क्वेश्चन कम्स कि क्या मैं HCl यूज़ करूँ कि क्या मैं NaOH यूज़ करूँ। तो उसके लिए आपका एक सिंपल आंसर होगा कि यूज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपका क्या आंसर होगा कि यार इन दोनों में जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना आप वो यूज़ करो टू फाइंड अ प्रोडक्ट। बिकॉज उसकी रीज़न है, मैं तुक्के से नहीं कह रहा, या केमिस्ट्री में तुक्का नहीं उन्होंने डाला हुआ कि यार बस तुक्के से कह दो कि यार लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ करना, अदरवाइज आप दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। नो, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। द रीज़न इज़ कि यार देखो, अब इस जार के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो जार था ऊपर मैंने जो बनाया था, इसके अंदर मैं दोबारा बनाता हूँ इसे, ठीक है। तो ये जो मेरा जार है इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने पहले डाला HCl, ठीक है। तो आपको पता है यार ये मैंने HCl डाला हुआ है इसके अंदर,
ठीक है। उसके बाद अब ऊपर से क्या आपने पोर करना शुरू किया, NaOH के ड्रॉपलेट्स पोर करना शुरू किए, ठीक है। तो ये NaOH नीचे आ रहा है। अब HCl भी एक्वस ही होता है, मैं बस आप उसको सिर्फ डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने बार्स में शो किया। ये NaOH आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसके रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोग्रेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन होना शुरू हो गया और अब क्या हुआ, ये जो पर्पल है ये आपका NaCl बन गया। अब NaCl भी एक्वस होता है, आपको नज़र नहीं आएगा, कलरलेस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डिपिक्शन के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कौन। अब NaCl आपका बनना शुरू हो गया। अब देयर विल बिकम अ पॉइंट कि यार ये जो NaCl के डॉट्स है ना, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स हैं, ये 9 के 9 ही रहेंगे, ये आगे चेंज होंगे, इवन दो कि आप NaOH कंटिन्यूसली पोर इन करी जा रहे हो, ठीक है। अब NaOH आप डाली जा रहे हो, बट दिस डॉट्स अभी और बन नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका HCl जो है वो ख़त्म हो गया है, जार में से जितना था वो यूज़ हो चुका है, सारा रिएक्ट कर गया है HCl। तो आपने कहा कि अच्छा अगर HCl सारा रिएक्ट कर गया है तो इट्स अ बेटर। अब देखो HCl अगर सारा रिएक्ट कर गया, मैं अभी भी NaOH डाले जा रहा हूँ, तो इसके अंदर एक्सेस NaOH के ड्रॉप्स पड़े होंगे ना यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो HCl प्रेजेंट, ये सारे NaOH के ड्रॉप्स हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो ग्रीन कलर के हैं, लेकिन इसके अंदर कोई HCl नहीं है। अब देखो NaOH एक्सेस में है, तो NaOH इज़ नॉट अ गुड रिएक्टेंट दैट आई कैन यूज़ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माई NaCl कि NaCl कितना बना। क्यों? क्योंकि NaCl तो मैंने एक्सेस में डाला हुआ। अब इस जार में मुझे क्या पता कि सिर्फ 3 मोल्स यूज़ हुआ, बाकी 6 मोल्स एक्सेस में हो, टोटल 9 मोल्स पड़ा हो जार के अंदर, और मैं 9 मोल से NaCl की कैलकुलेशन कर लूँ। नो, वो मुझे गलत आंसर देगा। क्यों? क्योंकि NaOH अब एक्सेस पे पड़ा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्ट करने के लिए HCl नहीं है, लेकिन HCl मुझे एक्यूरेट आंसर देगा, जो कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि HCl जितना था उतना रिएक्ट कर गया है, उसने ही प्रोडक्ट बना दिया सारा। उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट आ रहा है, उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट था वो आप ऐड करी जा रहे हो, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नो अदर रिएक्टेंट अवेलेबल टू रिएक्ट विद। तो इसलिए जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है, आंसर में आपको बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड वाई वी कंसिडर लिमिटिंग रिएक्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और इसलिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ भी करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला पूरा पोर्शन जो है मैं इसको नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसकी रीज़न ये है कि आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब, जो कि कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट कोई समझना नहीं है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो समझना था वो समझ लिए। अब हम सीधा जाएंगे, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे एंड दिस हैज़ अगेन, ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट, यार मैं ऊपर स्पेस चाह रहा हूँ कि यार वो उसी के ऊपर सॉल्व हो जाए ताकि थोड़ा सा सही लगे। आई कुड आल्सो मूव द पिक्चर बट इट्स ओके, आई जस्ट मूव दिस, ठीक है। तो अब देखें, इसको यहाँ ला के रख देते हैं, और ये जो बचा है मेरे पास इसको मैं यहाँ ला के इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, और जस्ट अ सेकंड, ओके। सो ये अब सारा नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन है, ओके। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नाउ एंड वी हैव टू बेसिकली सॉल्व इट, और इसमें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि वाई वुड वी यूज़ HCl, ग्रीन इज़ अ गुड कलर, या ओके। सो अब हम देखते हैं, अब वाई वुड बी यूज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सॉरी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो कहता है कि यार क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेयर इनफ, क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, इट गिव्स दीज प्रोडक्ट, NaCl देती है, NaClO देती है, एंड वाटर देती है, ठीक है। नाउ आप मुझसे ये पूछेंगे कि यार ये वाला रिएक्शन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है जिसमें NaClO आए, ना ही मैंने NaClO का कभी पहले नाम सुना है, ना ही मैंने इसका कभी स्ट्रक्चर देखा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। वो अगर दिया हुआ है उसने तो वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो आपको इसकी पूरी डिटेल देगा। हाउएवर NaCl का आपको पता होना चाहिए, NaCl का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। दिस इज सोडियम परक्लोरेट, एंड सोडियम परक्लोरेट आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आएगा नहीं, शो नहीं होगा, ऑब्वियसली एग्जाम में वो दे देता है। इसी तरह जब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं वाटर की प्योरीफिकेशन करता हूँ क्लोरीन डाल के, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मैं क्लोरीन डाल के वाटर की प्योरीफिकेशन लोग करते हैं, मैं नहीं करता, लोग करते हैं, ठीक है। सो अब क्लोरीन क्यों डाली जाती है पानी के अंदर, ठीक है, वो भी वाटर वाला एक चैप्टर है, वो भी मैं कवर करा दूंगा, एक वीडियो में हो जाएगा। सो क्लोरीन अगर मैं वाटर के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, मेरे पास दो चीज़ें बनेगी, HCl एंड HOCl, ठीक है। अब ये जो HCl है दिस इज़ एन एसिड, वी नो दैट, बट ये जो HOCl है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हाइड्रोजन परक्लोरेट। इससे होता क्या है,
इससे होता है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन है जो कि मोनोटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, मोनो एटॉमिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब यूजुअली जो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है वो डायटोमिक एग्जिस्ट करता है। ये आपको बात पता है ना कि यूजुअली डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऑक्सीजन इस तरह बना होता है, ये भी एक ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड शेयर किए होते हैं दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन मोनोटॉमिक फॉर्म में आ गया HOCl में, ठीक है, और डायटोमिक में नहीं है। जब ऑक्सीजन मोनोटॉमिक फॉर्म में आता है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है, ठीक है, तो दिस थिंग इज़ पॉइजनस। तो जब ये मोनोटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा तो ये HOCl क्या करेगा, ये HOCl जो है वो जर्म पैथोजेंस को किल कर देगा, क्योंकि ये पॉइजनस है। इस पॉइजनस होने की वजह से ये सारे जर्म्स किल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो, अब देखो उसने क्वेश्चन आपको नहीं देना कि HOCl का मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, वो ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको। ए लेवल्स के अंदर हो सकता आ जाए, ठीक है, बट ओ लेवल्स के अंदर दिस इज़ वेरी रेयर कि वो आपको ये क्वेश्चन दे कि मुझे HOCl का क्वेश्चन बना के स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, नहीं देगा, अनलेस वो ये नहीं आपको बताएगा कि जी इसमें से मिडल एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन कितने करता है, हाइड्रोजन कितने करता है, उसके अलावा ये आपको नहीं देगा ये बनाने के लिए। अच्छा, और उसके बाद आपसे इसके बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताई कि वाटर किस तरह किल करता है। आप इसमें सिंपल ये लिख सकते हो कि यार हाइड्रोजन प्लस क्लोरेट होता है, या HCl वाटर के साथ क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्लस क्लोरेट फॉर्म करता है, जिसके अंदर मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है जो कि पॉइजनस है, उसकी वजह से पैथोजन मर जाते हैं। आप इतनी डिटेल में लिखने की जो है ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरेट की वजह से जर्म्स मर जाते हैं, दैट वुड ऑल्सो वर्क, ठीक है। वो आपसे इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। तो अब मैं इस रिएक्शन पे वापस आ जाते हैं। सो आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये उसने इक्वेशन बैलेंस करके दी हुई है, गुड थिंग, आपको इसमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ये देखो उसने 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 144 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस। आई टोल्ड यू कि मैं जिस तरह करता होता था, मैं इनके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता था, नो कि येलो कलर नहीं नज़र आ रहा, सो राइट इट विद ब्लैक। तो देखो अब 144 cm क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस मेरे पास मौजूद है, और मेरे पास क्या मौजूद है, इस पास इंटू 38 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ओके। सो अब देखो, अब आप एक चीज़ आप बहुत गौर से देखना कि ये जो भी इसमें चीज़ें दी हुई ना, आपने ये पता लगाना है कि ये किन क्वांटिटीज़ को मेंशन कर रहा है। यहाँ पे 144 cm क्यूब है, ये क्या चीज़ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है। मैंने आपको वॉल्यूम के यूनिट्स बताए थे, या तो DM क्यूब होता है या CM क्यूब। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन बीइंग यूज्ड। अब यहाँ पे देखो कि कह रहा है इसको मैंने पास किया है 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब 38 सेंटीमीटर क्यूब अगेन वॉल्यूम का यूनिट है ऑफ, मतलब अब वो NaOH का वॉल्यूम आपको बता रहा है कि यार ये 38, यार कि वो आपको बता रहा है कि यार ये 38 सेंटीमीटर क्यूब है, नंबर 1 थिंग, ठीक है। अब ये ज़्यादा मैं सिर्फ अपने लिए लेकर आऊँ, ये बातें जो मैं ऊपर लिखता हूँ दैट इज़ जस्ट हाउ आई लाइक टू वर्क विद मोल्स। एक तो ये है, और दूसरा इसकी उसने क्या चीज़ बताई हुई है, ये चीज़ 0.250 मोल पर DM क्यूब। आई टोल्ड यू कि मोल पर DM क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है, कंसनट्रेशन का यूनिट होता है। किस चीज़ का यूनिट होता है, कंसनट्रेशन का। तो उसने आपको NaOH की कंसनट्रेशन भी बताई हुई है, विच इज़ 0.250 मोल पर DM क्यूब, ठीक हो गया। अब ये सारी बातें उसने आपको बताई हुई हैं, ओके। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो देयर इज़ अ प्रीवियस वीडियो जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे मैंने डाली है, द कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के नाम से। आप उसको जाके देख लें, उस पूरी वीडियो को जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने इसको कंसंट्रेशन को कैसे अंदाज़ा लगाया, कंसंट्रेशन है, अंदाज़ा नहीं लगाया, ये इट इज़ कंसंट्रेशन, कैसे मतलब फाइंड आउट किया कि कंसंट्रेशन का यूनिट है ये सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यों होता है। नाउ इट्स वेरी स्टूपिड टू से कि वॉल्यूम क्यों होता है, बिकॉज वॉल्यूम का यूनिट है। बट अगेन आप एट ओ लेवल्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यूनिट्स देख के कि यार ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, ये मोल पर DM क्यूब क्या होता है। सो मोल पर DM क्यूब इज कंसंट्रेशन, ग्राम पर DM क्यूब क्या होता है, इज ऑल्सो कंसंट्रेशन। ये मैंने सारा पिछली वीडियो में बताया, वो जाके देख लें अगर आपको इस चीज़ के साथ इस चीज़ के मुतालिक हेल्प चाहिए। ओके, सो शो बाय कैलकुलेशन विच रिएक्टेंट इज। अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, अब यूजुअली आप वाले जो पेपर्स आते हैं उसमें ये सारी बातें लिखेगा, उसके बाद लिखेगा कि दिस क्लोरीन गैस इज एडेड टू एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एक्सेस क्लोरीन गैस। दैट मीन्स व्हाट, वो आपको ये बता रहा है क्वेश्चन के अंदर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जो भी एक्सेस का ऑपोजिट वाला है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ही डज यू अ फेवर बाय टेलिंग यू कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इस केस में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है।
सो ये वीडियो भी उसी चीज़ के ऊपर कि अगर आपको खुद फाइंड करना आ जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है तो हम कैसे करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उसमें ऐसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस से निकल गया, मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जामिनर का, वापस भी आ सकता है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अब वो पहले क्या करता था कि वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देता था, पहले पार्ट में आपको कहता था कि अब वो ये भी नहीं कहता था कि ये बताएं लिमिट, इसमें तो उसने लिखा हुआ ना शो बाय कैलकुलेशन विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, मतलब आपसे ये मांग रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसका ऑपोजिट वाला एक्सेस में होगा। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म्स वो आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने को बोल रहा है। ओके तो आप यहाँ पे क्या, वो ये पहले ये बोलता है, फिर उसके बाद आगे जाता है क्वेश्चंस कराता है आपसे इसी के ऊपर और क्वेश्चंस कराता है। क्यों ये वाला क्यों पार्ट पहले कराता है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि अगर आपने NaCl के मोल निकालने हैं, इसके निकालने हैं, इसके निकालने हैं, तो आपको इन दोनों में से लिमिटिंग पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट। क्योंकि आप जब लिमिटिंग पता होगा फिर आप सिर्फ वर्किंग लिमिटिंग के ऊपर करोगे, सारे दोनों रिएक्टेंट से वर्किंग नहीं होगी। ये नहीं कि आपका खुद की मर्जी है यार ये मैं ना क्लोरीन यूज़ कर लेता हूँ या NaOH यूज़ कर लेता हूँ, नो, यू हैव टू यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये होता था पहले। अब क्या होता है, अब वो आपको ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी है ना, स्टेटमेंट ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सो वॉल्यूम ऑफ 144 एट इज पास्ट इनटू, अब मैं बता रहा हूँ अब वो अगर लिखता तो कैसे लिखता है, इज पास्ट इनटू, अब ये 38 से पहले वो क्या लिखता है, एक्सेस 38 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 250 मोल पर DM क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखता। इससे आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि यार ये एक्सेस की बात कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, तो इसका मतलब मैंने जो कैलकुलेशन करनी है वो क्लोरीन गैस के साथ करनी है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि यार जो एक्सेस वाला रिएक्टेंट है उसके मैं मोल नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बट उससे मैं उसके मोल फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन इन सारे जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं ना उसके नहीं फाइंड आउट कर सकता। दैट्स माई पॉइंट। ठीक है, वो सूटेबल नहीं है टू फाइंड आउट दी आगे वाले के मोल्स। अच्छा देन वी गो ऑन टू कि अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, कि हमने कैसे बताना है कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में। तो इसको करने का बहुत आसान एक तरीका है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए ये तरीका याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपने मोल्स निकालने हैं दोनों रिएक्टेंट के। ठीक है, सो मोल्स आप, मैं इसको यहाँ से नहीं लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। नंबर 1 स्टेप आपका क्या है, फाइंड मोल्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो हम मोल निकाल लेते हैं पहले सबसे बोथ द रिएक्शंस के। तो देखो वो बोथ द रिएक्टेंट, तो पहला रिएक्टेंट है Cl2, उसके मोल कैसे निकालूंगा, Cl2 का मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है एंड Cl2 इज़ अ गैस। तो मैंने आपको कहा था कि मोल के जो मैंने 3-4 फार्मूलाज बताए थे वो अगर आपको नहीं पता या you're not able to figure out कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें, उसमें मैंने वो 4 फार्मूलाज बताए हुए हैं। उन चारों फार्मूला में से देखेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा। फार्मूला लगेगा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24 DM क्यूब और 24,000 CM क्यूब। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। जिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया है वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि उसने क्या वॉल्यूम दिया हुआ है Cl2 का। यस उसने दिया हुआ है 144, बट एक और चीज़ देखें, उसने CM क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मुझे नीचे कौन सा यूज़ करना है, ये यूज़ करना है कि ये मुझे यूज़ करना है 24,000। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि मुझे ऊपर उसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो मुझे नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब वाला यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे 24,000 वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, सो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब आपस में कट हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ मोल्स आई गेट इज़ 144 over 24,000 that will give me 6 into 10 to power -3 मोल्स। ठीक हो गया, ये मेरा क्लोरीन का काम हो गया। देन मैं आ जाता हूँ NaOH के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ठीक है, और अब इसके मोल्स निकालो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसने मुझे क्या बताया हुआ है, उसने मुझे पहली चीज़ वॉल्यूम बताई हुई है, दूसरी चीज़ उसने मुझे क्या बताया हुआ है, कंसंट्रेशन। ये उसने वॉल्यूम बताया हुआ है और ये मुझे उसने कंसंट्रेशन बताई हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी हो तो मैं किस तरह से उसका, अब आप मुझसे ये कहोगे कि यार यही वाला दोबारा हम क्यों नहीं लगाते, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम वाला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया उस वीडियो के अंदर, वो वीडियो जाके देखें अगर आपको वो नहीं देखी हुई, इवन अगर देखी हुई है तो ये फॉर्मूला आप याद करें तो सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है, लिक्विड्स के लिए अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें कि NaOH एक्वस फॉर्म के अंदर है, मतलब एक लिक्विडी फॉर्म के अंदर है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होगा। सो NaOH में हम क्या करेंगे, N इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहाँ जाके देख लें। अच्छा कंसंट्रेशन क्या है इसकी, कंसंट्रेशन आपकी ये मोल पर DM क्यूब वाली है, सो 0.250 ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई। वॉल्यूम क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन उसने DM क्यूब में दी हुई है और वॉल्यूम CM क्यूब में दिया हुआ है। आई टोल्ड यू कि जब आपको यूनिट सेम होने चाहिए कैलकुलेशन के वक्त, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ये जो CM क्यूब है ये DM क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। एंड हाउ वुड आई डू दैट, मैं आपको कल बताया था कि 1 DM क्यूब
ओके, सो वो मैंने डिफरेंट वो कलर ब्लैक लिया हुआ था। सो 1 DM³ इज़ इक्वल टू 1000 CM³। ठीक है, तो अब आप रेशो मेथड से इसका फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे उसने आपने एक्स ये निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, 38 CM³ दिया हुआ है। तो आप रेशो मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। 38 इज़ इक्वल टू 1000 CM³। ठीक है, और 38 यहाँ से आपने क्या फाइंड करना था, यहाँ से आपने फाइंड करना था एक्स फाइंड करना था। ठीक है, सो 1000 इंटू एक्स। ठीक है, और आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास x DM³ वॉल्यूम आ जाएगा। सो 38 डिवाइडेड बाई 1000 वुड गिव मी I'm सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सो ये आपको आ जाएगा, जो आपका DM³ में वॉल्यूम है वो 0.038 DM³ आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम आ गया NaOH का DM³ के अंदर। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 1 DM³ को उसको कन्वर्ट कैसे करना है। और अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो तो आप जाके मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें, यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये कैसे किया। अच्छा, सो एन इक्वल टू CV मैंने लगाया। अब यहाँ पे मैंने क्या पुट इन करना है, यहाँ पे मैंने ये 0.038 पुट इन करना है। सो 0.038। ठीक है, तो ये मुझे मोल्स के अंदर NaOH के मोल्स बता देगा। सो 0.250 इंटू 0.038 दैट गिव्स मी 9.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अगर कोई मसला नहीं, यहाँ तक मसला होना नहीं चाहिए। अगर की बात नहीं, यहाँ पे मसला होना नहीं चाहिए कि इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अब आती है मज़े वाली चीज़ कि अब हम लिमिटिंग रिएक्शन कैसे बताएं। मैंने दोनों के मोल्स निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका है मोलर रेशो के अकॉर्डिंग देखना। सो नेक्स्ट स्टेप आपका है मोलर रेशो। अब मोलर रेशो से मेरा क्या मतलब है, मैंने मोलर रेशो का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में दिया था। मोलर रेशो यहाँ देखेंगे क्या है। सो ये क्लोरीन है, ये NaOH है। इन दिस रिएक्शन इन दोनों की आप मोलर रेशो देखें। क्लोरीन यहाँ पे 1 है तो NaOH कितना है, 2 है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ लिख सकता हूँ कि यार अगर क्लोरीन 1 है तो NaOH 2 है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं समझ आ रही, पिछली वीडियो जाके देखिए, बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ आपको अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप किसी भी एक रिएक्टेंट के मोल जो आपने फाइंड किए हैं ना, उनको यहाँ पे प्लग इन कर दें और दूसरे को एक्स ले लें। मैं ये देखो, आपने फाइंड तो दोनों के किए हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक रिएक्टेंट के मोल, इसके अंदर मैं क्लोरीन के मोल यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ 6 इंटू 10⁻³ ठीक है, और मैं NaOH के मोल यहाँ पे एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग अ नंबर फाइनल, ये वाला नंबर नहीं मैं डाल रहा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्लोरीन के इतने मोल्स हों तो अकॉर्डिंग टू मोलर रेशो NaOH के कितने मोल्स होने चाहिए इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। मैं उसका ऑन पेपर एग्जैक्ट फिगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि कितने मोल्स होने चाहिए। ये तो मोल्स है जो आप उसने डाल दिए खुद से। ये देखो, ये तो उसने 38 सेंटीमीटर क्यूब 0.250 तो खुद से डाले हैं ना। ये उसको नहीं तो नहीं पता कि मुझे इतने चाहिए, लेकिन चाहिए कितने हैं क्लोरीन को, हम वो फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करोगे आप, ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ ठीक है। सो आप होप के यहाँ तक ये बात क्लियर है कि ये मैंने कैसे किया है ये काम। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ आप देखो, एक चीज़ आप ये देखो कि ये जो 12 इंटू 10⁻³ आया है, ये मोल आया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इस एक्शन को कराने के लिए इतने मोल होने चाहिए किस चीज़ के, NaOH के। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास इतने मोल पड़े हुए हैं NaOH के, जो उसने रिएक्शन मिक्सचर डाला है, क्या उसके अंदर इतने मोल हैं, इससे कम हैं, इससे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आपने ये फिगर आउट करना है कि जो मेरे मोल आए हैं ऑन पेपर कैलकुलेशन करके NaOH के, जो मैंने ऊपर ये कैलकुलेट किए हैं, ये वाले जो मोल्स हैं, क्या ये उससे कम है जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, ये वाले, इसकी बात हो रही। क्या ये जो 12 इंटू 10⁻³ क्या ये इस नंबर से कम है, क्या इस नंबर से ज़्यादा है, कि क्या ये इस नंबर के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पॉइंट्स के अंदर, तो ये आ जाएगा 0.012 मोल। और अगर मैं इसको भी पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0. सो इसको आप पॉइंट पीछे ले जाएं तो आप इसको कन्वर्ट कर लें। 9.5 है, 1 2 3,
सो 0.0095 मोल। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास 0 पॉइंट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको गिवन कितने हैं। सो गिवन NaOH जो उसने डाले हैं, जो उसने रिएक्शन मिक्सचर में डाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये आपको गिवन कितने हैं, आपको गिवन है 0.0095 मोल, ठीक है। और आपने फाइंड, और आप ऑन पेपर क्लोरीन को कितने चाहिए, सर ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन। और नीडेड जो क्लोरीन को चाहिए रिएक्ट करने के लिए वो कितने, 0.012 मोल। इतनी क्लोरीन को 16×10⁻³ मोल क्लोरीन को इतने मोल चाहिए उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। क्या आपके पास इतने मोल पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए, आपके पास तो 0.0095 मोल पड़े हुए हैं। हाउएवर आई नीडेड दिस अमाउंट ऑफ मोल टू रिएक्ट, मुझे इससे ज़्यादा मोल चाहिए 0.095 से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि NaOH इज लिमिटिंग। बात क्लियर हुई है। हाँ, आप ये मुझे कहेंगे कि पिछला आपने जो पहले आपने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें NaOH तो एक्सेस में था, तो देखो मैं ये तो नहीं कहा था कि NaOH हमेशा एक्सेस में होगा, मैंने तो आपको एक एग्जांपल कराई थी। NaOH लिमिटिंग भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। किसी भी इक्वेशन में कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग हो सकता है, कोई भी एक्सेस होता है, डिपेंड्स कि आपने कौन सी चीज़ ज़्यादा डाली है। मैं अगर एक रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें क्लोरीन ज़्यादा डाल रहा हूँ तो वो क्लोरीन एक्सेस में हो जाएगी, मैं अगर NaOH ज़्यादा डाल रहा हूँ तो NaOH एक्सेस में हो जाएगी। सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि देखो मैंने ऐसे फाइंड आउट किया कि देखो गिवन NaOH जो मोल्स है ना वो मेरे पास हैं 0.0095, ये मेरे पास मोल पड़े हुए हैं NaOH के। लेकिन क्लोरीन, अगर इतनी क्लोरीन मेरे पास मौजूद है 16×10⁻³ जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है ये, तो मुझे कितने मोल चाहिए NaOH के। आपने कहा कि यार कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको 0.012 मोल चाहिए NaOH का। मैं कहूँगा यार मेरे पास जो मैंने उसको दिया वो तो 0.0095 है, मेरे पास ये तो ज़्यादा अमाउंट है। आप कहोगे कि अच्छा NaOH आपके पास इतना नहीं है जितना पूरी क्लोरीन को चाहिए, इसका मतलब क्लोरीन आपने ज़्यादा डाली हुई है रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब कि क्लोरीन आपकी एक्सेस में है, NaOH आपका लिमिटिंग है। आई होप कि ये यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। NaOH अगर लिमिटिंग है तो इस क्वेश्चन का आंसर उसने, अब देखो उसने आंसर ये नहीं पूछा कि लिमिटिंग, उसने कहा एक्सेस में कौन सा है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट वाला एक्सेस में, तो आप लिख दोगे कि जो आपका क्लोरीन है इज इन एक्सेस, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्लियर होगा, ठीक है, कि क्लोरीन लिमिटिंग, क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस क्यों है एंड हाउ डू यू फाइंड दिस आउट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया, यही तरीका यूज़ करना है आपने हर क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें आपने लिमिटिंग निकालना है। कैसे निकालना है, दोनों रिएक्टेंट के मोल निकालने हैं, उसके बाद मोलर रेशियो के ऊपर जाना है एंड किसी एक को भी अननोन कंसिडर करके दूसरे वाले के मोल आपने पुट करने हैं और आपने ऑन पेपर मोल निकालने के, यार इतने मोल होने चाहिए। एंड देन यू विल कंपेयर कि अच्छा अब मैं जिस रिएक्टर को मैंने जिसको एक्स लिया था उसके ओरिजिनल वाले मोल पे जाऊँगा जितने मैंने ऐड किए मेरे रिएक्शन के, तो देखूंगा कि क्या ये उससे कम है कि ज़्यादा है, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लिमिटिंग है कि एक्सेस है। आई होप कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। लिमिटिंग अगर नहीं है तो ये वीडियो दोबारा शुरू से देख लें, एक बार रिपीट करके देख लें, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट चीज़ जो हमने एक और चीज़ इसके अंदर पढ़नी है वो है आपका एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला हम एक्चुअली डिसाइडिंग कि मैं इसके ऊपर चलें इसके अंदर ही करा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में सीख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ तक सीख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी करा देने हैं। सो एम्पेरिकल फार्मूला आप देखें, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता है एक रेशो होती है। अगर फर्ज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने आपको एक कंपाउंड शुरू में अल्कोहल वाली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने अल्कोहल ग्लूकोज फर्मेंटेशन बताई थी। तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है 6 12 6, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ, क्योंकि देखो इसको मैंने क्या किया हुआ है, CH2O को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो ये क्या बन जाएगा, ये वापस यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें, अब आप यहाँ तक ये आपको पता है, समझ आ गई, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा अब मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसा फर्स्ट करें आपके पास C7H14
O7। अब ये मॉलिक्यूल हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो, बॉन्ड ही ना पूरे होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो आप देखें यहाँ पे आप इसको कैसे ले, आपको कि हाँ यार ये भी वैसे ही हो जाएगा, या चलें इसको हाइड्रोजन का जो नंबर है ना वो हम चेंज कर लेते हैं। सो दोनों का नंबर चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं हाइड्रोजन जो है ना इसके पास 21 मौजूद है और ये इसके पास 14 मौजूद है। आप कहोगे ठीक है, आप कहोगे देखो ये अभी भी इसकी रेशो निकल आएगी क्योंकि 7 सबसे लोएस्ट कॉमन निकल रहा है। आप कहोगे यार इसकी रेशो ये होगी, तो मैं आपसे कहूँगा ओके मेक सेंस, ठीक है। अगर आप इस पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास वापस यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है। अब आपने कहा कि इसका मकसद क्या है, तो मैं आपको कहूँगा यार ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है ऊपर, ठीक है, ये आपका है, नहीं नहीं ये एरो नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, सॉरी सिर्फ एक बार चाहिए जो मुझे क्या बताएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और ये आपको क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दिस इज बेसिकली अ रेशो, ओह माय गॉड आई जस्ट फ्लिप देम, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज़ नॉट एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऐसे याद कर लें कि जो कंप्लीट फार्मूला होता है किसी भी चीज़ का, जिसमें कोई रेशो रोशो नहीं होती, पूरा फार्मूला होता है, जितने एलिमेंट्स हैं एटम्स लगे हुए हैं उतना ही फार्मूला है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला आपका होगा रेशो वाला फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला विल बी अ रेशो वाला फार्मूला, जो भी रेशो वाला फार्मूला वो ये होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसको देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। या एम्पिरिकल फार्मूला को ना मैं ई एफ लिखूँगा बाकी वीडियो में, ई एफ, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा इसमें देखें आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपको बाय मैथ्स कैलकुलेट करना आ सकता है, ठीक है, बाय मैथ्स, या फिर आपको बाय परसेंटेज कैलकुलेट करना आ सकता है। मैं आपको जो तरीका मैथ्स के लिए सिखाऊंगा परसेंटेज के लिए भी वही, बिल्कुल वही चलेगा, आपने 100 नहीं लगाना नीचे। अब मैं इसका मतलब मेरा क्या है, देखो इसका एक क्वेश्चन है, मैं पास पेपर से ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है मुझे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करके दो, एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहता है कि कार्बन जो है वो 37.5 ग्राम है, मतलब उस पूरा एक कंपाउंड है, देखो CHO ये कंपाउंड है। अब मुझे नहीं पता ये कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे N लगा दिया, या चलो इसको ऐसे लिख दो CXHYOZ, मुझे पता ही नहीं है कि XYZ की क्या वैल्यू है। लेकिन उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा जी कार्बन 37.5 ग्राम है, आपने कहा सही है। फिर उसने मुझे कहा कि यार जो हाइड्रोजन है ना वो है 12.5 ग्राम, हमने कहा ये भी ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि यार ऑक्सीजन जो है ना वो आपके पास 50 ग्राम्स है। तो आपने ये उसने डाटा आपको दिया हुआ है, तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बहुत आसान काम है। एम्पिरिकल फार्मूला, अब उसने आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया। तो आप कहोगे कि अच्छा बहुत आसान काम है, मैं ना इसका रेशो बनाऊंगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जितना कार्बन पड़ा हुआ है मेरे पास 37.5, रेशो में लिखूँगा जितना हाइड्रोजन पड़ा है वो लिखूँगा, ऑक्सीजन में वो लिखूँगा जितनी ऑक्सीजन पड़ी हुई है, बाय ग्राम, ठीक है। तो ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ओके। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इस एलिमेंट के AR से, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसके एलिमेंट के एटॉमिक मास से, समझ आई बात। किससे डिवाइड किया है, एटॉमिक, इस कार्बन के AR से, इधर हाइड्रोजन के AR से, इधर ऑक्सीजन के AR से। अगर ये वाली बात समझ नहीं आई तो मैं भी बताता हूँ कि हमने क्या किया। तो बेसिकली अब इसका ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 37.5 को मैंने किससे डिवाइड कर देना, कार्बन के AR से जो कि 12 होता है, डन डन। उसके बाद हाइड्रोजन को मैंने किससे डिवाइड कर देना है, 1 से, हाइड्रोजन का AR 1 होता है। ऑक्सीजन को मैंने किससे डिवाइड कर देना है, 16 से, क्योंकि एक, अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मैं O2 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ये ना करिएगा कि यार ऑक्सीजन तो हमेशा डायटोमिकली एग्जिस्ट करते हैं तो मैं 32 लिख देता हूँ, नो, और 16 लिखना है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब आपने इनको सिंपली सॉल्व करना है। सो 37.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.125। उसके बाद आपने ये सॉल्व किया तो आपके पास 12.5 आया। उसके बाद आपने 50/16 किया तो आपके पास आया 3.125। अच्छा अब आपके पास ये आ रहा है। अब आप एक छोटी सी चीज़ देखो,
आप ये कह रहे हो कि यार जो हाइड्रोजन है ना वो 12.5 रेशो में आ रहा है, ये 3.125 है, ये 3.125 है। तो आपने क्या करना क्या है, आपने जो सबसे लोएस्ट है ना इनमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है, ये वाला, ये है सबसे लोएस्ट। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हर एलिमेंट को लोएस्ट से डिवाइड कर देना है, जो ओवरऑल लोएस्ट है उससे डिवाइड कर देना है। तो मैंने पहले वाले को भी अपने लोएस्ट से, ये आप ये कहेंगे यार पहला तो ऑलरेडी लोएस्ट है उसको मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ सबको करना है, सबको किससे करना है, लोएस्ट से डिवाइड कर देना है। जब आप सबको लोएस्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1, उसके बाद 12.5 को भी आप लोएस्ट से डिवाइड करो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4, और उसके बाद आप दोबारा इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। मैंने सबको किससे डिवाइड किया, अगर आप ओके सो अगर ये मैं स्टेप दोबारा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिटेल में समझ आए। सो 3.125 ओवर 3.125, बिकॉज इन दिस केस 3.125 इज द लोएस्ट। 12.5 को भी मैंने 3.125 से डिवाइड किया, और 3.125 को मैंने फिर 3.125 से डिवाइड किया। तो मेरे पास जो नेक्स्ट आपका आंसर, फाइनल आंसर आया, वो आया 1:4:1। ठीक है, सो अब ये जो आया है इसके मैं दोबारा, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये मेरा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आप देख लें कि ये जो इसका पहला स्टेप है डिवाइड बाय ए आर, ये इसका सबसे पहला स्टेप है, डिवाइड बाय ए आर ऑफ ईच एलिमेंट, और ये आपका सेकेंड स्टेप है, डिवाइड बाय ऑल बाय लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हो ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक ही, सिर्फ यहाँ पे देखो ना 3.125 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो दो तरफ वो लोएस्ट आ रहा है। तो आपने ये नहीं देखना कि आपके क्वेश्चन में दो लोएस्ट जरूर आने चाहिए, नहीं, कोई एक भी लोएस्ट आ सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि 3.125 ना होता, कोई और वैल्यू होती है यहाँ पे, तो तब भी आपने 3.125 से ही डिवाइड करना था, अनटिल एंड अनलेस वो सबसे लोएस्ट है। अगर आखिर वाली लोएस्ट होती तो फिर आप आखिर वाली से डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसमें आप ये मुझसे पूछेंगे कि परसेंटेज वाला क्या है, तो देखो मैं इसको परसेंटेज में मैं उसको ऐसे भी लिख सकता था। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, बट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, कार्बन जो है ना वो आपके पास पड़ा हुआ है 15%, हाइड्रोजन आपके पास 30% है, और ऑक्सीजन आपके पास है 15%। तो मुझे बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, और कहोगे यार दोबारा रेशो बनाओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 15% रखो, यहाँ पे 30% रखो, यहाँ पे 15% रखो। अब दोबारा आपने पता है क्या करना है, आपने इनको ए आर से ही सेम फार्मूला एग्जैक्ट सेम, पर ये नहीं करना आपने इसको पहले 100 से डिवाइड कर दिया क्योंकि परसेंट है, नो, जो छोड़ दें, 100% को भूल जाएं, आपने इसको ए आर से ही डिवाइड करना है। जो भी आपका इस कार्बन का एयर है, तो आपने इधर क्या करना है, आपने इसको 12 से डिवाइड करना है, इसको 1 से, इसको 16 से, और जब आप नीचे जाते जाएंगे तो आपने सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैथ्स के लिए फॉलो किया है, कि आपने पहले एयर से डिवाइड किया, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट है सबको लोएस्ट से डिवाइड किया, उसके बाद आपके पास ये एक फाइनल वैल्यू वाला बन जाएगा, सिस्टम आ जाएगा। सो परसेंटेज वाला काम भी आपने इसी तरह करना है, उसमें डिवाइड बाय 100 वाला कोई मसला नहीं है, एक ही तरह दोनों काम करने हैं। अब दिस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करते हैं, और सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया है। सो आई कैन बेसिकली ड्रॉ, एक सेकेंड बस रुक जाए, मैंने यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक डिवाइडर बना दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि नीचे मैंने उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ऊपर मैंने समझाया हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है, बस सो ये डिवाइडर है एक। अच्छा, तो हमने देखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, उसके बाद हमने देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़रूरी क्यों है, ये आपसे पूछेगा नहीं है, नहीं पूछेगा कि ज़रूरी क्यों है, बट जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया। उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन देखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट सॉल्व कैसे किया जाता है, और उसके बाद हमने क्या देखा, और उसके बाद हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि एम्पिरिकल फार्मूला जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगैन एक किसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेके उसको मैं आपको करा दूंगा। नाउ दिस क्वेश्चन इन एन एग्जाम वाज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपको 2 मार्क्स दे देगा, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन। ऊपर मोल वाला 3 मार्क्स का था, वहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो से, आई होप यू गाइज did understand what I was aiming to teach in this video, and you guys are now able to find the limited reactants. You can obviously practice some past paper questions. You can find them online or whatever source of topicals you have, of past papers you have. You can go and search for questions which ask you to find the limiting reactants, and you can
solve them for practice. And if you have some issues, you can obviously I have given my contact details. I have my Instagram, you can DM me there, or you can basically also comment the question and I might do it in a I actually have a video coming up which is going to be on the passive practice of moles. And in that I actually want you guys to give in your feedback of what questions you find very difficult, and I can basically look into those questions and I can solve them on the video, right? Because I'm not going to be doing a live stream yet. It will be a recorded video which will come out for the past papers, and for that video, if you guys want me to solve the questions you guys are facing the issues, and you can either DM me on Instagram. I have my Instagram in my banner and also my about me in the YouTube, and you guys can find it there. Or if you still are not able to find it, then I will write it over here. So my Instagram, I can just write it over here. So my Instagram is this thing and then FYIE. Okay. um Let me just check if it is this or it is FPSI. Okay, I'm not sure about it, so I'm just gonna check it real quick. um right, so I'm gonna go to about, and here we go. Yeah, it is this. Okay, so if you guys want to reach out to me on Instagram regarding any question or anything, you guys can DM me there, or you can also follow the comment section of this video and you guys can upload the questions. You just tell me the year, or just DM me the picture of the question in the Instagram DMs, and I will definitely look into them and try to solve them on the video which is coming up. Or if you guys don't do that, I'll just pick questions for myself and just solve them in the video. There's one more video. Obviously the next video is not going to be on past papers. It's going to be molecular formula, percentage purity, percentage composition by mass, percentage yield. These four things, very small topics, around 10 to 15 minutes of video, and then we're done with moles. Okay, so I hope to see you guys in the next one. This was it for this video.